मेरी माँ बहुत हसीन थी और मेरे बाप की पहले से दो बीवियां और भी थीं। अम्मी दुनिया से अचानक चली गईं। उनको दफनाया तो अगले दिन वो वापस आ गईं। ऐसा कई बार हुआ। जब फिर से ऐसा होने लगा तो मैं भी कब्रिस्तान चली गई और इस दफा कब्र के पास बैठकर ही मैं देखने लगी कि होता क्या है। जैसे ही कुछ वक्त गुजरा, सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम अस्मा है। मेरी उम्र 14 साल थी। मेरी माँ बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरे बाप की पहले से दो बीवियां और भी थीं। मेरी माँ ने जब मेरे बाप से शादी की, उस वक्त उनकी उम्र भी कम थी और उनके आगे पीछे भी कोई नहीं था। इसीलिए मजबूरी में ऐसे शख्स से शादी कर ली जिसकी पहले से दो बीवियां थी। लेकिन वो अच्छा शख्स था, बहुत अमीर, और उसके पास बहुत सारे पैसे भी थे। मेरे बाबा भी बहुत अच्छे थे। उनका घर था जहां पर सब लोग एक साथ ही रहते थे। किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देते थे। बाबा ने शादी औलाद के लिए नहीं की थी, बल्कि अपनी औलाद से वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। उनकी पहली दो बीवियों से दो दो बेटे थे। इसलिए जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने मुझे भी बहुत प्यार किया, क्योंकि वो हमेशा से ही बेटी के ख्वाहिशमंद थे। इसी बात पर बाकी बीवियां नाराज भी होती थीं, कहती थी कि हमने बेटे दिए हैं तो उनकी कोई परवाह नहीं है, और इसने बेटी पैदा की है तो इसके वारिस सदके जाते रहते हो। बाबा कहते थे कि बेटियां ही तो माँ बाप के दुख को समझती हैं, बेटे तो अपनी अपनी बीवी को लेकर साइड पर हो जाते हैं। मैंने खुद भी तो ऐसा ही किया था। मेरी अम्मी बहुत ज्यादा हसीन नहीं थी और उनकी पहली सौतेन उनको हमेशा कोई ना कोई बात सुनाती रहती थी, लेकिन वो आराम से बात सुनती रहती। पहले हम सबका एक ही सिस्टम था, घर में एक ही खाना पकता था, लेकिन वो दोनों बड़ी चालाकी से सारा काम मेरी माँ से करवा लेती थी। एक दिन बाबा को सब कुछ बता दिया तो बाबा ने कहा कि सब अपना अपना खुद पकाओ, राशन ला दूंगा। वैसे भी कोई तंगी नहीं थी। मेरे बाबा का बहुत बड़ा जनरल स्टोर था। घर का राशन और सामान तो घर का ही था, उसको तो खरीदना भी नहीं पड़ता था। बाबा सारी चीजें इकट्ठी ही लाया करते थे। घर भी अपना था, कोई भूखा कभी नहीं सोता था। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन अचानक से मेरी माँ के साथ न जाने क्या मसला बन गया। एक दिन मैंने अपनी दूसरे नंबर वाली सौतेली माँ को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुन लिया। दरअसल मेरे साथ मेरी अम्मी भी थी और हम लोग छत पर कपड़े डालने आए थे। जब चादर के पीछे से हमने उनको देखा कि वो खड़ी वहां पर बातें कर रही थी, हमें देखकर अजीब सी हो गई और कहने लगी कि मेरी बातें सुन रही हो। तो मेरी अम्मी ने बड़े आराम से कहा कि नहीं, हम तो कपड़े डालने आए हैं छत पर। कहने लगी, हाँ मेरी जासूसी कर रही हो, शर्म नहीं आती? तुम्हें अपनी बेटी को भी साथ में लाया हुआ है। मेरी अम्मी ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन मैंने कहा कि हम आपकी बात नहीं सुन रहे थे, आपको खुद ही कोई शक हो रहा है। आप तो जानबूझकर ये साबित करना चाहती हैं कि आप कोई गलत काम कर रही हैं, तभी तो इतना घबरा रही हैं। मेरी अम्मी ने मुझे डांटा और कहा कि इस तरह की बात नहीं करते बड़ों से, चलो नीचे जाओ। वो कहने लगी कि देख लो अपनी बेटी को, लड़की जात है, इसकी तरबियत तो अच्छी कर लो, कम से कम नहीं तो तुम्हारी नाक ही कटवाएगी। मेरी अम्मी ने मुझे ही डांटा और कहा कि आइंदा मैं तुम्हें इस तरह बोलते हुए ना सुनूं। लेकिन मेरी अम्मी भी परेशान हो गई, क्योंकि वह समझ गई थी कि मेरी दूसरे नंबर वाली सौतेली माँ किसी लड़के से फोन पर बातें कर रही थी। हम लोगों का सिस्टम अलग था, लेकिन किचन में कुछ चीजें पड़ी थी जो हम लोग मिलकर इस्तेमाल करते थे। जब मेरी माँ बावर्ची खाने में गई तो थोड़ी देर के बाद लड़ाई की आवाजें आने लगी। वो मेरे दूसरे नंबर वाली सौतेली माँ से लड़ाई कर रही थी। मेरी सौतेली माँ ने कहा कि तुम्हें जान से मार डालूंगी। वहां पर बाबा आ गए और दोनों को कहा कि जाओ अपने कमरे में, मैं किसी की भी कोई बात नहीं सुनूंगा। खैर रात हो गई और सुबह जब मैं अपनी अम्मी को जगाने लगी कि उठकर मुझे नाश्ता बना दें, मुझे स्कूल जाना है। मैं मैट्रिक कर रही थी उन दिनों, अम्मी ही सुबह नाश्ता बनाया करती थी। जब मैं उनको जगाने लगी तो अचानक से मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अम्मी के जिस्म में बिल्कुल भी हरकत नहीं थी। वो बेहिस्सो हरकत पड़ी थी और आंखें भी नहीं खोल रही थी।
मेरी चीखें निकलना शुरू हो गई। मैंने बाबा को बताया, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। वो फौरन आए और देखा तो अम्मी इस दुनिया से जा चुकी थी। बाबा भी बहुत बुरी तरह घबरा गए। उनका वजूद कांपने लगा। बाकी लोग भी हैरान रह गए कि अचानक हुआ क्या था। वो तो आराम और सुकून से सो रही थी। मेरी माँ के जिस्म पर कोई निशान ना था, ना ही उनको किसी ने कोई जहर दिया था, लेकिन मेरी माँ दुनिया से जा चुकी थी। मेरे गम का तो कोई ठिकाना नहीं था। मैं बुरी तरह रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरी माँ दुनिया से चली गई, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। वही सब होना था जो किसी के जाने के बाद होता है। कफन दफन का इंतजाम किया गया। घर में बार बार लोग आने लगे। घर में शोक का माहौल बन गया। मेरे बाबा मेरी दूसरे नंबर वाली सौतेली माँ को बार बार ऐसे देख रहे थे जैसे उसको खा जाएंगे, क्योंकि उसने मेरी माँ को एक रात पहले ही जान से मार देने की धमकी दी थी। लेकिन ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही थी कि मेरी माँ के साथ किसी ने कोई हरकत की हो। खैर, मेरी माँ को दफना दिया गया और उसी दिन घर में लड़ाई हो गई। जब सब मेहमान चले गए तो मेरे बाबा ने मेरी दूसरे नंबर वाली माँ को कहा कि तुमने ही धमकी दी थी उसको, और तुमने ही अगर कुछ किया है तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सब मेरे लिए बराबर हो। तुम मेरी बीवी हो तो वो भी मेरी बीवी थी। उसके जाने का मुझे इतना दुख है कि जिंदगी भर ये जख्म नहीं भरेगा। मेरी बच्ची की हालत देखो, कैसी हालत हो गई है उसकी। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैं बार बार बेहोश हो रही थी। अपने कमरे में आराम से बैठी थी, जब थोड़ी देर के बाद ऐसा मंजर देखा कि कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे सराहने बैठी हैं और मेरा सर सहला रही हैं। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुल गई, तब भी मेरी माँ मेरे सामने ही बैठी थी। मैं हैरान रह गई। मेरी माँ ने मेरा सर सहलाया और मुझे कहा कि क्या हुआ है मेरी बच्ची को, जो बेहोश हो जाती है बार बार। मैंने अपनी माँ को देखा तो वहां पर मेरी माँ ही मौजूद थी। ये कोई ख्वाब नहीं था। मेरी हालत अजीब सी हो गई। मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद बाबा कमरे में आए तो हम दोनों को वहां देखकर उनकी हालत भी गैर होने लगी। उसके बाद हमें डॉक्टर के पास ले जाया गया और पता चला कि मेरी माँ मरी नहीं थी, उनको कोई मसला बना था। वो पूरी तरह बेहोश हो गई थी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, हमारी समझ से बाहर था। समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि ये अचानक से ज्यादा ही बेहोशी में चली गई थी। शायद ओवरडोज का केस है। हमने पहले कभी किसी की ऐसी हालत नहीं देखी। हम खुद भी कुछ नहीं कह सकते थे। वैसे भी ये छोटा सा गांव था, यहाँ पर इतनी बातों का किसी को पता नहीं था। एक ही डॉक्टर बैठता था। उसके बारे में भी सब जानते थे कि वो डॉक्टर नहीं था, बल्कि किसी का मेडिकल स्टोर चलाया करता था और यहाँ डॉक्टर बनकर बैठ गया था। खैर, मेरी माँ जिंदा थी। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि आपको क्या हुआ था, तो कहने लगी, मैंने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया और उसके बाद मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर कुछ लोगों ने मुझे बाहर निकाला। कब्रिस्तान वालों ने कहा कि हमने औरत की आवाज़ सुनी थी। पहले तो हम डर गए, फिर हमने जब बाहर निकाला तो ये तो जिंदा थी। आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। गांव में ये बात फैल गई कि करमदीन ने अपनी बीवी को जिंदा दफना दिया है, जबकि बाबा तो इस बारे में जानते तक नहीं थे। फिर हम सब इस नतीजे पर पहुंचे कि मेरी माँ को शायद बहुत ही तेज बेहोशी की दवा दी गई थी और वो बिल्कुल ही बेहोश हो गई थी। मेरी माँ ने सौतेली माँ के बारे में सब कुछ बता दिया कि ये किसी से फोन पर बातें कर रही थी और इसी ने मुझे धमकी भी दी थी। मेरी सौतेली माँ झूठ बोलने लगी कि वो मेरा कोई कजन था, छोटा है मुझसे बहुत ज्यादा। मैं तो उसी से बातें कर रही थी और मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा है। मेरे से जिसकी मर्जी कसम ले लो, मुझे मेरी औलाद की कसम है। मेरे बाबा ने माँ को आखिरी मौका दिया और कहा कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर आइंदा इस तरह की कोई बात हुई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो मेरे बाबा के पैरों में बैठ गई थी। खैर, ये बात भी साइड पर हो गई। मोहल्ले वालों को ये बात भूल नहीं रही थी कि एक औरत को दफना दिया गया। ऐसी खबरें तो जंगल में आग की तरह फैल जाती हैं। मेरी अम्मी को क्या मसला था डॉक्टर को भी पता न चला और अब वो बिल्कुल ठीक थी। किसी ने दोबारा पता करवाने के बारे में भी नहीं सोचा कि मेरी अम्मी को क्या ऐसी बीमारी हो सकती है। सुस्ती थी या बेफिक्री, पर सब नॉर्मल हो गए। मेरी अम्मी की उम्र कम थी। उन्होंने जब मेरे बाबा से शादी की
तो उनकी उम्र 17 साल थी और 18 साल हुई तो मैं इस दुनिया में आ गई। अब मैं 14 साल की हुई थी और मेरी अम्मी 32 साल की थी। हम माँ बेटी तकरीबन एक जैसे ही लगते थे, क्योंकि मेरी अम्मी जवान थी, ज्यादा खूबसूरत नहीं थी पर दुबली पतली भी थी, इसलिए उन पर उम्र नजर नहीं आती थी। जब से यह वाकया हुआ मेरे बाबा उनसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। हर जगह उनको अपने साथ ले जाते, दिन भर उनके पास बैठे रहते और उनको बार बार कहते कि मुझे ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया था। मैं वो मंजर याद भी नहीं करना चाहता। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी सबसे प्यारी बीवी हो। उन्हीं दिनों मेरी अम्मी की सालगिरह भी आ गई। इससे पहले तो मेरी अम्मी की सालगिरह आती थी, लेकिन घर में कुछ भी नहीं होता था। पर इस दफा सालगिरह पर बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया। सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई गई। बाबा सबको बताना चाहते थे कि मुझे अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत है। मैंने उसको जिंदा नहीं दफनाया और हमारे घर में सब कुछ ठीक है। मेरी दूसरी दोनों सौतेली माएं बुरी तरह जल रही थीं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई गई। और जब मेरे बाबा ने मेरी माँ को तोहफा दिया तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मेरी दोनों सौतेली माएं जमीन पर पांव मार के वहीं से भाग गईं कि ये क्या हो गया, और रिश्तेदार भी अश अश कर उठे। मेरे बाबा ने मेरी माँ को हीरों का हार दिया था, जो कि मेरे बाबा के लिए भी खरीदना मुश्किल था। बस यूं समझें कि उन्होंने अपनी जेब काट कर ये सब निकाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब किया था और कहा कि मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। मेरी माँ आजकल वाकई बहुत खुश रहती थी। पहले तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ही नहीं आती थी। बाबा हर वक्त मेरी अम्मी के कमरे में मौजूद होते। हम लोग साथ बैठकर खाना खाते। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे सिर्फ हम लोग ही एक फैमिली हैं। मेरे बाबा की ना तो और बच्चे हैं और ना ही 2 बीवियां और हैं। वैसे भी मेरे लिए तो यही मेरी फैमिली थी, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी। इस बात को 6-7 महीने गुजर गए और बाबा का झुकाव फिर से बाकियों की तरफ भी होने लगा। जब एक दिन फिर ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी फिर से बेहोश हो गई और उनको बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था। उनके चेहरे पर पानी फेंका, उनको इंजेक्शन दिया, उनके पैरों के नीचे बर्फ रखी, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनको होश नहीं आ रहा था। मोहल्ले वालों ने कहा कि मर गई है। दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही थी। बाबा ने कहा कि इस दफा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, अपनी बीवी को कब्र में नहीं डालूंगा। पर अम्मी को होश ही नहीं आ रहा था। सारे मोहल्ले वालों ने शोर डाल दिया कि इसको दफना दो, लाश को ज्यादा देर घर में नहीं रखते। और फिर से मेरी माँ को दफना दिया गया, लेकिन इस दफा बाबा कब्रिस्तान के आसपास ही फिरते रहे। मेरी दोनों सौतेली माओ ने कहा कि अच्छा हुआ मर गई, अब दोबारा ना वापस आ जाए कहीं। लेकिन वही हुआ जिनका उनको डर था। इस दफा काफी वक्त गुजर गया, मेरी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन मेरी माँ फिर से वापस आ गई। एक दिन तक बेहोश रही और फिर डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बाबा मेरी माँ से और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। उन्होंने एक दिन पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। मेरी माँ ने कहा कि जो भी मांगूं आप मुझे देंगे। डॉक्टर ने कहा था कि शायद ये परेशान रहती हैं, इसलिए बार बार इनको दौरा पड़ता है। अब बाबा अम्मी के लिए कुछ भी कर सकते थे। मेरी माँ ने कहा कि मुझे अलग से एक घर चाहिए जहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहें। तुम्हारी दोनों बीवियां मुझे दिन भर बातें सुनाती हैं, मुझसे घर के काम करवाती हैं। हमारी तरबियत ऐसी नहीं है कि हम पलट के जवाब दें या लड़ाइयाँ करें। मैं किसी के साथ अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस यही कर दो। बाबा ने कहा कि बस इतनी सी बात, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मुझे 3-4 महीने का टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए इस घर के ऊपर एक अलग से पोर्शन बना दूंगा और उसका दरवाजा भी बाहर से निकालूंगा। तुम्हारा किसी के साथ कोई वास्ता ही नहीं रहेगा। मेरी अम्मी आहिस्ता आहिस्ता बाबा से अपनी सारी बातें मनवाती रही थी। मैंने अम्मी से पूछा कि क्या बचपन में भी आपके साथ ऐसा होता था, तो अम्मी ने कहा नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, पता नहीं ये कौन सी बीमारी है। पर यह बात करते हुए अम्मी ने नजरें चुरा ली थी। वो मुझसे नजर मिलाकर नहीं बोली थी। तीसरी दफा जब ऐसा हुआ तो इस बात को 1 साल गुजर चुका था। अम्मी के लिए बाबा ने घर भी बना लिया था और उनकी बाकी सारी बातें भी मान ली थी, लेकिन इस दफा मैं कुछ शक में पड़ गई थी। इसलिए जब अम्मी को दफनाया गया तो मैं भी कब्रिस्तान चली गई और छुपकर मंजर देखने लगी। जब सब लोग वहां से चले गए तो गोरकन कब्र की तरफ बढ़ा और फौरन मेरी माँ को निकालने लगा।
मेरी माँ ठीक थी, उसे पानी पिलाया और थोड़ी देर में उससे बातें करता रहा। फिर मेरी माँ वहां बैठी रही और घर की तरफ चलती। मैं हैरान थी कि ये सब क्या है। साल में मेरी अम्मी ने 3 बार ऐसा किया था। 3 बार में वो घर आ गई, फिर से वही तमाशा, वही सब माहौल। जब अम्मी ठीक हो गई तो बाबा ने उनके लिए फिर से तोहफे लिए और उनको और भी प्यार करने लगे। इस दफा वादा किया कि लाहौर की सैर पर ले जाएंगे और वहीं डॉक्टर को भी चेक करवाएंगे कि मसला क्या है। एक दिन अम्मी खुशी खुशी लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रही थी जब मैंने उनको सब कुछ बताया और कहा कि मैंने आपको देख लिया था, आप ये सब क्या कर रही हैं और आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, क्यों सबको आप धोखा दे रही हैं। तो मेरी माँ पहले तो हैरान हो गई और कहने लगी, तुम क्या कह रही हो, मुझे नहीं पता। फिर मैंने उनसे कहा कि अब छुपाने की जरूरत नहीं है अम्मी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सब बता देती हूँ। मैं बहुत छोटी थी तब से मेरे साथ ये मसला बना था। मुझे एक बीमारी है जिससे अचानक दिल की धड़कन बहुत ज्यादा सुस्त हो जाती है, इतनी आहिस्ता कि बिना किसी मशीन के उसको सुना नहीं जा सकता और मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ। उसको गहरी नींद भी कहा जा सकता है। जैसे कुछ जानवर सारी सर्दियां सोकर गुजार देते हैं और धूप पड़ते ही जाग जाते हैं। ये बीमारी पहले भी कुछ लोगों को हुई थी। हमारे खानदान में और गांव में एक मर्द को ये बीमारी हुई थी और उसे दफना दिया जाता था। वो मेरे दादा जान थे। इस कब्रिस्तान में जो गोरकन है वो दरअसल मेरे दूर का कजन है। उसे भी इस बारे में पता था और मुझे भी अपनी इस बीमारी के बारे में बहुत पहले से इल्म था, लेकिन ये बीमारी मुझे कई सालों से नहीं हुई थी। फिर जब पहली दफा ऐसा हुआ तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी जान बच गई। उसके बाद से मैंने उससे फायदा उठाना शुरू कर दिया। तुम्हारे बाबा ने पोर्शन हमारे नाम कर दिया, मेरी हर बात मानते हैं और अब हमें लाहौर भी लेके जा रहे हैं। मुझे हीरो का हार दिया है जिसकी 2 बीवियां हों। उससे ये सब कुछ करवाना कोई आसान काम नहीं था। वो तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जायदाद में से ज्यादा हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि उनके 4 बेटे हैं और 2 बीवियां भी हैं। इसलिए मुझे जो करना था ऐसे ही करना था। मैंने अपनी बीमारी का फायदा उठाया है। मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ, बेटी की माँ हूँ, मेरी पोजीशन थोड़ी कमजोर है। मुझे पता था कि मुझे ये बीमारी है, लेकिन मैंने झूठ बोला है, पर सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि हम लाहौर जाएंगे तो डॉक्टर के पास भी जाएंगे, फिर क्या होगा। तो मेरी अम्मी ने कहा कि मैंने खुद ही तुम्हारे बाप को कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि अब मुझे जो हासिल करना था मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे कोई भी मसला नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। मैंने कहा कि आप बहुत मासूम लगती हैं, लेकिन इतना बड़ा खेल खेल गई। अम्मी ने कहा, मासूम ना बनती तो फिर ये घर तुम्हें खा जाता। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आपने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। झूठ झूठ होता है, गलत काम गलत ही होता है, लेकिन आप मेरी माँ हैं, मैं आपका साथ दूंगी, ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, पर आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगी। मेरी ये बात सुनकर अम्मी भी खामोश हो गई। बाबा हम लोगों को लेकर डॉक्टर के पास गए। उसने भी यही बातें बताई। उसने कहा कि ये बहुत ही नायाब बीमारी है, बहुत कम लोगों को होती है, इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था, इसकी कोई दवाई भी नहीं है, लेकिन दिमाग को पुरसुकून रखा जाए तो ऐसा नहीं होता। इसलिए अम्मी को दिमाग को पुरसुकून रखने की दवाइयाँ दी गईं और उसके बाद ये सब 1-2 बार और भी हुआ, लेकिन उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग अम्मी को घर में ही रखते थे जब भी उनके साथ ऐसा कोई मसला होता था। अम्मी का राज मैंने अपने दिल में महफूज कर लिया क्योंकि मैं उनका साथ देना चाहती थी। वही मेरी माँ थी और किसी का साथ नहीं दे सकती थी। पता नहीं अम्मी ने ठीक किया या नहीं, पर मेरा मुस्तकबिल भी महफूज हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और कहानी के बारे में अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।